अध्याय 34। दोबारा जंगल में। आखिरकार सच्चाई पता चल ही गई। उसका चेहरा ऑफिस के धूल भरे गलीचे पर टिका था। अतीत में उसे यहीं पर कभी लगा था कि वह विजय के रहस्य सीख रहा है। हैरी आखिरकार समझ गया कि उसका काम जिंदा बचना नहीं था। उसका काम तो मौत की स्वागत करती बाहों में शांति से जाना था। रास्ते में उसे वोल्डेमॉर्ट के जीवन से जोड़ने वाली सारी कड़ियों को नष्ट करना था, ताकि जब आखिरकार वह खुद वोल्डेमॉर्ट के रास्ते से हट जाए और अपनी रक्षा करने के लिए छड़ी भी न उठाए, तो अंत साफ हो जाए और गॉड्रिक्स हॉलो में अधूरा रह गया काम पूरा हो जाए। दोनों में से कोई भी जिंदा न बचे, कोई न बच सके। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल सीने में बहुत तेजी से धड़क रहा है। कितनी अजीब बात थी कि मौत की दहशत में यह और तेजी से धड़क रहा था और उसे बहादुरी से जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसे रुकना होगा, जल्दी ही। इसकी धड़कनें अब गिनती की ही बची हैं। महल से आखिरी बार निकलकर जंगल पहुंचने के लिए कितनी धड़कनें काफी होंगी। फर्श पर लेटे लेटे दहशत उस पर हावी हो गई। उसके भीतर अंत्येष्टि का संगीत बज रहा था। क्या मरने में दर्द होगा? पहले कई बार उसे लगा था कि वह मरने वाला है, लेकिन बच गया था। बहरहाल उस वक्त उसने सचमुच कभी मौत के बारे में नहीं सोचा था। उसकी जिंदा रहने की इच्छा हमेशा मौत के डर से ज्यादा प्रबल थी। लेकिन अब उसके मन में बचने की कोशिश करने, वोल्डेमॉर्ट को हराने का विचार ही नहीं था। वह जानता था कि सचमुच सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, मरना। काश वह उस रात को ही मर जाता जब वह प्राइवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 से आखिरी बार निकला था, जब फीनिक्स के पंख की छड़ी ने उसे बचाया था। काश वह हेडविग की तरह ही मर जाता, इतनी जल्दी कि उसे पता भी नहीं चलता। या फिर काश वह अपने किसी प्रियजन को बचाने के लिए छड़ी के सामने आ जाता। उसे अब अपने माता पिता की मौत से ईर्ष्या हो रही थी। शांति से अपनी मौत की तरफ बढ़ने के लिए एक अलग किस्म की बहादुरी की जरूरत होगी। उसे अपनी उंगलियां थोड़ी कांपती हुई महसूस हुई। हालांकि आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद पर काबू करने की कोशिश की। दीवारों पर लगी सभी तस्वीरें खाली थीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह उठकर बैठा और ऐसा करते समय खुद को ज्यादा जीवंत महसूस करने लगा। उसने अपने शरीर पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया। उसे कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ था कि वह एक चमत्कार है। मस्तिष्क और हिम्मत और धड़कता दिल, यह सब चला जाएगा, या कम से कम वह इस शरीर से चला जाएगा। उसकी सांस धीमी और गहरी हो गई। उसका मुंह तथा गला पूरी तरह सूख गए और उसकी आंखें भी। डंबलडोर का धोखा कोई बड़ी बात नहीं थी। जाहिर है यह एक बड़ी योजना थी। हैरी को अब जाकर इस बात का एहसास हुआ कि वह तो बस इतना मूर्ख था कि इसे पहले नहीं समझ पाया था। उसने कभी अपनी इस धारणा पर सवाल नहीं किया था कि डंबलडोर उसे जिंदा रखना चाहते हैं। अब उसे समझ आया कि उसका जीवन सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि उसे सभी होर्क्रक्सों को खत्म करने में कितना समय लगेगा। डंबलडोर ने उन्हें नष्ट करने का काम उसे सौंपा था और उनके आदेश का पालन करके वह उन सभी बंधनों को तोड़ रहा था जो न सिर्फ वोल्डेमॉर्ट को बल्कि उसे भी जिंदगी से जोड़े हुए थे। कितना साफ सुथरा, कितना बढ़िया तरीका था कि दूसरों की जान जोखिम में न डाली जाए, बल्कि यह खतरनाक काम उसी लड़के को दे दिया जाए जिसे पहले ही बलि के लिए चुना जा चुका है। उस लड़के को जिसकी मौत से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो वोल्डेमॉर्ट के लिए एक और झटका होगी। डंबलडोर जानते थे कि हैरी इससे बचने की कोशिश नहीं करेगा। वे जानते थे कि वह अंत तक चलता रहेगा, भले ही यह उसका भी अंत हो। वे यह बात इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने उसे समझाने की जहमत उठाई थी। डंबलडोर जानते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह वोल्डेमॉर्ट जानता था कि हैरी अपनी खातिर किसी को मरने नहीं देगा, बशर्ते उसे पता हो कि इसे रोकना उसके हाथ में है। बड़े हॉल में फ्रेड, ल्यूपिन और टोंक्स की लेटी लाशों की छवियां उसके दिमाग में आ गई। एक पल के लिए वह मुश्किल से सांस ले पाया। मौत बेचैन थी, लेकिन डंबलडोर ने उसकी क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था।
वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। सांप बच गया था। हैरी के मरने के बाद भी एक होरक्रक्स वोल्डेमॉर्ट को जमीन से जोड़े था। वैसे इस एक काम को कोई दूसरा आसानी से कर लेगा। उसने सोचा, इसे कौन करेगा? जाहिर है रॉन और हरमाइनी जानते थे कि क्या करना है। शायद इसीलिए डंबलडोर चाहते थे कि वह उन्हें हर बात बता दे, ताकि अगर वह कुछ जल्दी अपनी नियति तक पहुंच जाए तो वे आगे काम जारी रख सकें। ठंडी खिड़की पर बारिश की बूंदों की तरह ये विचार स्पष्ट सच्चाई की सख्त सतह पर टकराए। हैरी को इस सत्य का प्रबल एहसास था कि उसे मरना ही है। मुझे मरना ही होगा, इसे खत्म करना ही होगा। रॉन और हरमाइनी जैसे बहुत दूर थे, किसी दूर दराज के देश में। उसे महसूस हुआ जैसे वह बहुत पहले ही उनसे जुदा हो चुका है। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था, कोई अलविदा और स्पष्टीकरण नहीं। यह एक ऐसी यात्रा थी जो वे एक साथ नहीं कर सकते थे। वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे जिसमें कीमती समय बर्बाद होगा। उसने अपनी घिसी पिटी सुनहरी घड़ी को देखा जो उसे 17 साल का होने पर मिली थी। उसे सौंपने के लिए वोल्डेमॉर्ट द्वारा घोषित युद्ध विराम का आधा घंटा खत्म हो चुका था। वह उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल किसी दहशतजदा पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकराए जा रहा था। शायद यह जानता था कि इसके पास बहुत कम समय बचा है। शायद यह अंत से पहले जिंदगी भर की धड़कनों को पूरा कर लेना चाहता था। ऑफिस का दरवाजा बंद करते समय उसने पलट कर नहीं देखा। महल खाली था। इसमें अकेले चलते समय उसे भुतहा एहसास हो रहा था, जैसे वह पहले ही मर चुका हो। तस्वीरों के लोग अब भी अपने फ्रेमों से गायब हो रहे थे। हर तरफ डरावनी खामोशी थी, जैसे महल की सारी बची खुची जिंदगी बड़े हॉल में हो, जहां लाशें और रोने वाले लोग मौजूद थे। हैरी अपने ऊपर अदृश्य चोगा डालकर उतरने लगा। आखिरकार वह प्रवेश हॉल में जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उसका एक बहुत छोटा हिस्सा यह उम्मीद कर रहा था कि कोई उसकी उपस्थिति को भांपेगा, उसे देखेगा, उसे रोकेगा। लेकिन चोगा हमेशा की तरह आदर्श तथा दोष रहित था और हैरी आसानी से सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गया। तभी वह नेविल से टकराते टकराते बचा। नेविल किसी के साथ मैदान से एक लाश उठाकर ला रहा था। हैरी ने नीचे देखा और उसे पेट में एक और झटका महसूस हुआ। नाबालिग कॉलिन क्रीवी जरूर चोरी से महल में ही छिप गया था, जैसा मैलफॉय, क्रैब और गॉयल ने किया था। मरने के बाद वह बहुत छोटा दिख रहा था। सुनो, मैं उसे अकेला संभाल सकता हूं नेविल, ओलिवर वुड ने कहा और कॉलिन को कंधे पर उठाकर बड़े हॉल में ले गया। नेविल दरवाजे की चौखट से एक पल टिका रहा और अपने हाथ के पिछले हिस्से से माथा पोंछने लगा। वह किसी बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था। फिर वह दोबारा सीढ़ियां उतरकर दूसरी लाशें लेने के लिए अंधेरे में चल दिया। हैरी ने बड़े हॉल के दरवाजे को पलटकर एक नजर देखा। चारों तरफ लोग चल रहे थे, एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। लाशों के पास झुके थे, लेकिन उसे अपने प्रियजन नहीं दिख रहे थे। हरमाइनी, रॉन, जिनी या वीजली परिवार का कोई नहीं दिख रहा था, लूना भी नहीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ उनकी आखिरी झलक देखने के लिए अपने आसपास का बचा खुचा समय भी देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर क्या उसमें कभी नजरें हटाने की शक्ति रहेगी? यह इसी तरह ज्यादा अच्छा था। वह सीढ़ियां उतरकर बाहर अंधेरे में पहुंच गया। सुबह के लगभग 4 बजे थे और मैदान में मौत जैसी खामोशी थी, जैसे सभी अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे हों कि क्या वह उस काम को कर सकता है जो उसे करना ही है। हैरी नेविल की ओर बढ़ा, जो एक और लाश पर झुक रहा था। नेविल, ओह हैरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा। हैरी ने अपना चोगा उतार दिया। उसके मन में न जाने कहां से यह विचार आ गया था। वह इसे पूरी तरह पक्का करना चाहता था। तुम अकेले कहां जा रहे हो? नेविल ने शंका से पूछा। सब कुछ योजना का हिस्सा है, हैरी ने कहा। मुझे कुछ करना है। सुनो नेविल। हैरी,
नेविल अचानक डरा हुआ दिखने लगा। हैरी, तुम कहीं खुद को उसके हवाले तो नहीं करने जा रहे हो? नहीं, हैरी ने आसानी से झूठ बोल दिया। जाहिर है नहीं, दूसरा काम है, लेकिन मैं कुछ समय तक ओझल रह सकता हूं। तुम वोल्डेमॉर्ट के सांप के बारे में जानते हो नेविल? उसके पास एक बड़ा सांप है, उसका नाम नागिनी है। हाँ, मैंने सुना तो है। तो उसे मारना है। रॉन और हरमाइनी यह बात जानते हैं, लेकिन अगर वे... इस संभावना की भयंकरता उस पर एक पल के लिए हावी हुई, जिस वजह से वह बात करना असंभव हो गया। लेकिन फिर उसने खुद को दोबारा संभाला। यह अनिवार्य था। उसे डंबलडोर की तरह होना चाहिए। उसे अपने दिमाग को ठंडा रखकर यह पक्का करना चाहिए कि विकल्प मौजूद हों और दूसरे लोग यह काम कर सकें। मरते समय डंबलडोर जानते थे कि 3 लोग अब भी होर्क्रक्सों के बारे में जानते थे। अब नेविल हैरी की जगह पर आ जाएगा। अब भी 3 लोगों को यह रहस्य मालूम होगा। अगर किसी कारण वे व्यस्त हों और तुम्हें मौका मिल जाए, सांप को मार डालना है। सांप को मार डालना है, हैरी ने दोहराया। ठीक है हैरी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, धन्यवाद नेविल। लेकिन जब हैरी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो नेविल ने उसकी कलाई पकड़ ली। हम लड़ रहे हैं हैरी, तुम यह बात जानते हो? हाँ, मैं... दम घोंटू भावना के कारण उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। नेविल को यह अजीब नहीं लगा। उसने हैरी का कंधा थपथपाया और उसे छोड़कर दूसरी लाशों की खोज में चल दिया। हैरी ने दोबारा चोगा ओढ़ा और चलने लगा। कोई और भी पास ही चल रहा था। यह आकृति जमीन पर लेटी एक और आकृति पर झुकी थी। उससे कुछ फुट दूर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि वह जिनी है। वह रुक गया। वह एक लड़की पर झुकी थी जो अपनी मां को याद कर रही थी। सब ठीक है, जिनी कह रही थी। सब ठीक है, तुम्हें अंदर ले चलते हैं। लेकिन मैं घर जाना चाहती हूं, लड़की फुसफुसाई। मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। मैं जानती हूं, जिनी ने कहा और उसकी आवाज टूट गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरी पर ठंडी हवा के थपेड़े पड़े। वह चिल्लाकर जिनी को बताना चाहता था कि वह कहां है। वह उसे बताना चाहता था कि वह कहां जा रहा है। वह चाहता था कि जिनी उसे रोके, उसे घसीटकर वापस ले जाए, उसे घर भेज दे। लेकिन वह घर पर ही था। उसकी याददाश्त में हॉगवर्ट्स उसका पहला और सबसे अच्छा घर था। वह वोल्डेमॉर्ट और स्नेप, सभी बिखरे हुए परिवारों वाले लड़कों को यहीं पर घर का एहसास हुआ था। जिनी अब घायल लड़की के पास घुटने टेके बैठी थी और उसका हाथ थामे थी। बहुत कोशिश करके हैरी आगे चल दिया। उसने सोचा कि उसके गुजरते समय जिनी ने पलट कर देखा था और सोचा था कि शायद उसे पास से किसी के चलने की आवाज आई थी। लेकिन वह कुछ नहीं बोला और उसने पलट कर भी नहीं देखा। अंधेरे में हैग्रिड की झोपड़ी नजर आई। वहां कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। फैंग के दरवाजा खरोंचने या उसके स्वागत में भौंकने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। हैरी को अचानक हैग्रिड के यहाँ की सारी यात्राएं याद हो गईं। आग पर तांबे की केतली की चमक, रॉक केक, दैत्याकार लार्वा और हैग्रिड का दाढ़ी वाला बड़ा चेहरा, रॉन की घोंघे की उल्टी और नॉर्बर्ट को बचाने में हरमाइनी द्वारा हैग्रिड की मदद। वह आगे बढ़ा और जंगल के कोने पर पहुंचकर रुक गया। दम पिशाचों का झुंड पेड़ों के बीच से उड़ रहा था। उसे उनकी ठंडक महसूस हो रही थी और उसे यकीन नहीं था कि वे उसे वहां से सुरक्षित गुजर जाने देंगे। उसके पास पितृदेव उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी। वह अब अपनी कंपकंपी पर काबू नहीं रख पा रहा था। आखिरकार मरना इतना आसान नहीं होता है। हर पल बेशकीमती था जिसमें वह सांस लेता था, घास की खुशबू सूंघता था, चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करता था। उसने सोचा कि बाकी लोगों के पास बरसों का समय है जिसे वे बर्बाद कर सकते हैं। इतना ज्यादा समय कि कांटे नहीं कटता, जबकि वह हर पल को पकड़ रहा था।
उसी समय उसने सोचा कि वह आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जानता था कि उसे यह करना ही होगा। लंबा खेल अब खत्म हो गया था। सुनहरी गेंद पकड़ ली गई थी। अब हवा से उतरने का समय था। सुनहरी गेंद, उसकी कांपती उंगलियां एक पल के लिए गले में लटके पाउच में टटोलने लगी और उसने इसे बाहर निकाल लिया। मैं अंत में खुलती हूं। तेज और गहरी सांस लेते हुए उसने इसे घूरा। अब वह चाहता था कि समय बहुत धीरे चले, तो यह जैसे ज्यादा तेजी से चलने लगा था। उसके भीतर समझ विचार की गति से भी ज्यादा तेजी से आ रही थी। यही वह अंत था, यही वह पल था। उसने सुनहरी गेंद अपने होठों पर दबाई और फुसफुसाकर बोला, मैं मरने वाला हूं। धातु का खोल खुल गया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ नीचे किया और चोगे के नीचे ड्रेको की छड़ी उठाकर बुदबुदाया, प्रकाशित भव। सुनहरी गेंद के दोनों हिस्सों के बीच में तड़का हुआ काला पत्थर रखा था। पुनर्जीवन पत्थर ने अजेय छड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली ऊपर से नीचे जाती रेखा को तोड़ दिया था। चोगे तथा पत्थर का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिकोण और गोला अब भी मौजूद थे। एक बार फिर हैरी बिना सोचे समझ गया, उन्हें एक साथ करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह उनमें जुड़ने वाला है। वह दरअसल उन्हें नहीं पकड़ रहा था, वे उसे पकड़ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को 3 बार अपने हाथ में घुमाया। वह जान गया कि यह हो गया था, क्योंकि उसने अपने चारों ओर हल्की हलचल सुनी। ऐसा लगा जैसे कमजोर शरीरों ने मिट्टी और टहनी भरे मैदान में पैर हिलाए हों, जो जंगल के बाहरी किनारे पर था। उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। वे न तो भूत थे, न ही जीवित इंसान थे। वे बहुत हद तक उस रिडल की तरह दिख रहे थे जो बहुत समय पहले डायरी से बाहर निकला था, जो लगभग ठोस याद था। जीवित शरीरों से कम ठोस, लेकिन भूतों से ज्यादा। वे उसकी ओर बढ़ रहे थे और हर चेहरे पर प्रेमपूर्ण मुस्कान थी। जेम्स हैरी जितने ही लंबे थे। वे वही कपड़े पहने थे जिनमें वे मरे थे। उनके बाल बिखरे तथा उलझे हुए थे। मिस्टर वीजली की तरह ही उनका चश्मा भी एक तरफ को झुका था। सीरियस ज्यादा लंबा और आकर्षक था। हैरी ने आज से पहले उसे इतना युवा कभी नहीं देखा था। उसका आरामदेह आकर्षण साफ झलक रहा था। उसके हाथ जेब में थे और चेहरे पर मुस्कान थी। ल्यूपिन ज्यादा युवा और कम गंदे दिख रहे थे। उनके बाल ज्यादा मोटे और काले थे। वे इस परिचित जगह पर खुश नजर आ रहे थे, जहां वे किशोरावस्था में इतना घूमे थे। लिली की मुस्कान सबसे चौड़ी थी। हैरी के करीब आते समय लिली ने अपने लंबे बाल पीछे झटके। लिली की हरी आंखें, जो हैरी जैसी ही थीं, हैरी के चेहरे को भूखे अंदाज में देखने लगीं, जैसे उसे दोबारा कभी अच्छी तरह नहीं देख पाएंगी। तुम बहादुर हो। वह बोल नहीं पाया। उसने अपनी मां को जी भर कर देखा और सोचने लगा कि काश वह हमेशा इसी तरह खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहे। तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो, जेम्स ने कहा। बहुत करीब। हमें तुम पर नाज है। क्या इसमें दर्द होता है? इससे पहले कि वह रोक पाए, यह बचकाना सवाल हैरी के होठों से फिसल ही गया। मरने में? बिल्कुल नहीं, सीरियस ने कहा। सोने से ज्यादा जल्दी और आसान होता है, और वह इसे जल्दी से करना चाहेगा। वह इसे खत्म करना चाहता है। ल्यूपिन ने कहा, मैं आपकी मौत नहीं चाहता था। हैरी ने कहा। ये शब्द बिना उसकी इच्छा के आ गए थे। आप में से किसी की भी मुझे अफसोस है। उसने बाकी किसी के बजाय ल्यूपिन को देखकर यह बात कही और आग्रहपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखा। बेटा होने के ठीक बाद रिमस, मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है, ल्यूपिन ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं उसे कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन वह जान जाएगा कि मैं क्यों मरा था, और मुझे उम्मीद है कि वह समझ जाएगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वह ज्यादा सुखी जीवन बिता सके।
जंगल के बीच चलती ठंडी हवा ने हैरी की भौं के बाल उठा दिए। वह जानता था कि वे उसे जाने क्यों नहीं दे रहे थे। यह उसका खुद का फैसला होना चाहिए। आप मेरे साथ रहेंगे बिल्कुल अंत तक, जेम्स ने कहा। वे लोग आपको नहीं देख पाएंगे, हैरी ने पूछा। हम तुम्हारा हिस्सा हैं, सीरियस ने कहा। किसी और को नजर नहीं आएंगे। हैरी ने अपनी मां को देखा, फिर वह धीरे से बोला, मेरे करीब ही रहना। फिर वह चल दिया। दम पिशाचों की ठंड का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने साथियों के साथ दम पिशाचों के बीच से गुजर गया और उसके साथियों ने उसके लिए पितृदेवों का काम किया। एक साथ वे करीब लगे पुराने पेड़ों के बीच से गुजरे। उनकी शाखाएं उलझी थीं, उनकी जड़ें गांठदार तथा मुड़ी हुई थीं और चलते वक्त पैरों में अड़ रही थीं। हैरी ने अंधेरे में चोगे को कसकर लपेट लिया तथा जंगल के भीतर और भीतर चलता गया। हैरी को पता नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ है, लेकिन उसे यकीन था कि वह वोल्डेमॉर्ट को जरूर खोज लेगा। जेम्स, सीरियस, ल्यूपिन और लिली बिना आवाज किए उसके साथ चलते रहे। उनके पास रहने से उसे हिम्मत मिल रही थी और इसी कारण वह एक कदम को दूसरे के सामने रख पा रहा था। उसका दिमाग और शरीर अब अजीब तरीके से जैसे अलग अलग हो गए थे। उसके अंग बिना किसी चेतन निर्देश के काम कर रहे थे, जैसे जिस शरीर को वह छोड़ने वाला था उसका वह चालक नहीं था बल्कि सवारी हो। जो मुर्दा लोग जंगल में उसके साथ चल रहे थे वे उसके लिए महल में बचे जिंदा लोगों की तुलना में ज्यादा असली थे। रॉन, हरमाइनी, जिनी और बाकी सभी लोग उसे भूतों जैसे लग रहे थे। जब वह लड़खड़ाता हुआ अपनी जिंदगी के अंत की ओर जा रहा था, वोल्डेमॉर्ट की ओर जा रहा था। एक धम्म और एक फुसफुसाहट, कोई और जीवित प्राणी उसके करीब ही हिला। हैरी चोगे के नीचे रुक गया और मुड़कर चारों तरफ देखने सुनने लगा। उसके मम्मी डैडी, ल्यूपिन और सीरियस भी रुक गए। वहां कोई है, एक हाथ दूर से एक रूखी फुसफुसाहट आई। उसके पास अदृश्य चोगा है, कहीं पॉटर तो नहीं। दो आकृतियां पास वाले पेड़ से निकलीं। उनकी छड़ियां रोशन थीं। हैरी ने देखा कि याक्सले और डोलोहॉव अंधेरे में ठीक उसी जगह देख रहे थे जिस जगह पर हैरी, उसके मम्मी डैडी, सीरियस और ल्यूपिन खड़े थे। उन्हें कुछ नजर नहीं आया। निश्चित रूप से कोई तो आवाज थी, याक्सले ने कहा। तुम्हें क्या लगता है, जानवर रहा होगा? उस पागल हैग्रिड ने यहां बहुत से जानवर पाल रखे हैं, डोलोहॉव ने सिर घुमाकर पीछे देखते हुए कहा। याक्सले ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। समय लगभग खत्म होने वाला है। पॉटर को दिया गया 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है, वह नहीं आ रहा है। लेकिन मालिक को तो यकीन था कि वह जरूर आएगा। वे खुश नहीं होंगे। बेहतर होगा कि वापस चलें, याक्सले ने कहा। पता लगाते हैं कि अब क्या योजना है। याक्सले और डोलोहॉव मुड़कर जंगल की गहराई में जाने लगे। हैरी उनके पीछे चलने लगा। वह जानता था कि वे उसे ठीक उसी जगह तक ले जाएंगे जहां वह जाना चाहता था। उसने अगल बगल देखा। उसकी मां उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसके डैडी ने उत्साह बढ़ाने वाले अंदाज में सिर हिलाया। कुछ मिनट तक यात्रा करने के बाद हैरी को आगे रोशनी दिखी। याक्सले और डोलोहॉव एक खुली जगह पर पहुंच गए थे। हैरी जानता था कि यह वही जगह थी जहां कभी एरेगॉग नाम का भयंकर मकड़ा रहता था। उसके विशाल कबीले के बचे हुए मकड़े अब भी वहीं रहते थे, लेकिन प्राणभक्षियों ने उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए यहां से खदेड़ दिया था। खुली जगह के बीच में आग जल रही थी और आग की लहराती रोशनी बिल्कुल खामोश चौकस प्राणभक्षियों की भीड़ पर पड़ रही थी। उनमें से कुछ अब भी नकाब पहने थे, बाकी के चेहरे दिख रहे थे। समूह के बाहरी हिस्से में 2 दानव बैठे थे और पूरे दृश्य पर विशाल परछाई डाल रहे थे। उनके क्रूर और चट्टान जैसे खुरदुरे चेहरे थे। हैरी ने फेनरिर को दुबकते और लंबे नाखून चबाते देखा। भारी भरकम सुनहरे बालों वाला राउल अपने खून बहते होंठ को दबा रहा था। हैरी ने लूसियस मैल्फॉय को देखा जो डरा हुआ और आतंकित लग रहा था, और नार्सिसा को भी
जिसकी आंखें धंसी हुई और डर से भरी थीं। हर निगाह वोल्डेमॉर्ट पर टिकी थी, जो सिर झुकाकर खड़ा था। उसके सफेद हाथ सामने की तरफ अजेय छड़ी के ऊपर बंधे थे। उसे देखकर लगता था जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो या मन ही मन गिनती कर रहा हो। हैरी अब भी वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसे वोल्डेमॉर्ट बड़े ही मूर्ख बच्चे जैसा लगा, जो लुका छुपी के खेल में गिनती गिन रहा था। उसके सिर के पीछे चमकते सम्मोहित पिंजरे में लहराती और बल खाती नागिन तैर रही थी। वह किसी भयंकर आभामंडल जैसी लग रही थी। डोलोहॉव और याक्सले के दायरे में शामिल होने पर वोल्डेमॉर्ट ने ऊपर देखा। वह नहीं आया मालिक, डोलोहॉव ने कहा। वोल्डेमॉर्ट के चेहरे का भाव नहीं बदला। उसकी लाल आंखें आग की रोशनी में जलती नजर आ रही थीं। धीरे धीरे उसने अपनी लंबी उंगलियों के बीच अजेय छड़ी को उठाया। मालिक, वोल्डेमॉर्ट के सबसे करीब बैठी बेllatrix बोली। उसके बाल बिखरे थे और उसके चेहरे पर थोड़ा खून दिख रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। वोल्डेमॉर्ट ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया और वह एक भी शब्द नहीं बोली, बल्कि आराधना भाव से उसे देखती रही। मैंने सोचा था कि वह आएगा, वोल्डेमॉर्ट ने अपनी ऊंची स्पष्ट आवाज में कहा, और उसकी आंखें उठती हुई लपटों पर थीं। मुझे उम्मीद थी कि वह आएगा। कोई कुछ नहीं बोला। वे भी हैरी जितने ही डरे हुए लग रहे थे, जिसका दिल अब उसकी पसलियों पर इतनी तेजी से उछल रहा था जैसे उस शरीर से दूर चला जाना चाहता हो जिसे वह छोड़ने वाला था। उसके हाथ में पसीना निकल रहा था जब उसने अपना अदृश्य चोगा खींचा और उसे अपने दुशाले के नीचे रख लिया। उसकी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा लगता है मैंने गलत सोचा था, वोल्डेमॉर्ट ने कहा। नहीं, तुमने गलत नहीं सोचा था। हैरी ने यह बात पूरी ताकत लगाकर कही थी। वह अपने डर को प्रकट नहीं करना चाहता था। पुनर्जीवन पत्थर उसकी सुन्न उंगलियों के बीच से फिसल गया और आग की रोशनी में आगे बढ़ते समय उसने अपने माता पिता सीरियस तथा ल्यूपिन को गायब होते देखा। उस पल उसे महसूस हुआ कि वोल्डेमॉर्ट के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। जो भी होना था उन दोनों के बीच ही होना था। यह भ्रम उतनी ही जल्दी चला गया जितनी जल्दी यह आया था। दानव चिंगाड़े और उसी समय प्राणभक्षी भी आगे बढ़े। चिल्लाने, आह भरने और हंसी की भी आवाजें सुनाई दी। वोल्डेमॉर्ट जहां खड़ा था वहीं जैसे जम गया, लेकिन उसकी लाल आंखों ने हैरी को खोज लिया और वह आगे बढ़ते हैरी को घूरता रहा। उनके बीच आग के सिवाय कुछ नहीं था। फिर एक आवाज चिल्लाई, हैरी नहीं। वह मुड़ा। हैग्रिड करीब के एक पेड़ से बंधा था। आजाद होने की कोशिश में जूझते समय उसके विशाल शरीर के कारण पेड़ चरमराने लगे। नहीं नहीं हैरी, तुम क्या कर। चुप रहो, राउल चिल्लाया और छड़ी लहराकर हैग्रिड का मुंह बंद कर दिया। बेllatrix उठकर खड़ी हो गई और कभी वोल्डेमॉर्ट को तो कभी हैरी को देख रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। सिर्फ लपटें और सांप ही हिल रहे थे, जो वोल्डेमॉर्ट के सिर के पीछे चमकते पिंजरे में बल खा रहा था। हैरी को अपने सीने पर छड़ी का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की। वह जानता था कि सांप बहुत सुरक्षित था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी छड़ी नागिनी की तरफ तान दी तो भी उसके शाप देने से पहले ही 50 शाप उसे पड़ जाएंगे। अब भी वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे को देखते रहे। फिर वोल्डेमॉर्ट ने अपने सिर को थोड़ा सा तिरछा किया और अपने सामने खड़े लड़के को तौला। उसके बिना होठों के मुंह पर बेरहम मुस्कान आ गई। हैरी पॉटर, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो लकड़ियों के तड़कने जितनी धीमी थी। वह लड़का जो जिंदा बच गया था। एक भी प्राणभक्षी नहीं हिला। वे इंतजार कर रहे थे। हर चीज इंतजार कर रही थी। हैग्रिड जूझ रहा था और बेllatrix हाँफ रही थी। न जाने क्यों हैरी ने जिनी और उसकी दहकती निगाह के बारे में सोचा और अपने होंठ पर उसके होंठों को महसूस किया। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी ऊंची कर ली, किसी उत्सुक बच्चे की तरह। उसका सिर अब भी एक तरफ को हो रहा था, जैसे सोच रहा हो कि आगे बढ़ने पर क्या होगा।
हैरी ने दोबारा उन लाल आंखों में देखा और वह चाहता था कि यह जल्दी से हो जाए, जब वह खड़ा रह सकता था, इससे पहले कि वह नियंत्रण खो दे, इससे पहले कि उसका डर प्रकट हो जाए। उसने मुंह को हिलते और हरी रोशनी को चमकते देखा और फिर हर चीज गायब हो गई।